हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसी वीडियो जिसमें हम क्लास 10th करेंगे, साइंस करेंगे और इसमें लेसन 1 करेंगे। टेक्स्ट बुक में इसमें समझेंगे इस लेसन को। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, तो वो उनमें आप इससे पहले वाला पोर्शन समझ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और चैनल को बेल आइकन के बटन को दबाना है ताकि आपके पास सभी वीडियो खुद ब खुद पहुंच जाएं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो है पाठ का लेसन का नाम है। तो इसमें देखो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो हम इसमें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार समझेंगे कि कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें सबसे पहला आता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? इसमें जब 2 अभिकारक आपस में जुड़ के एक उत्पाद बनाता है। जब अभिकारक तो 2 या 2 से अधिक होंगे लेकिन उत्पाद एक ही बनेगा इसमें, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास ये चित्र आप देख रहे हो, इसमें क्या है? इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, तो जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया में बुझे हुए चूने का निर्माण। यानी जब हम चूना, हमने क्या किया, इसमें चूना डाला, चूने के अंदर पानी डाल दिया, तो चूना और पानी 2 चीज़ें हमने इसके अंदर डाली, लेकिन हमारे पास बनी एक ही चीज़ बनी और वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब कैल्शियम ऑक्साइड चूना होता है और उसमें पानी मिला देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल जाता है, बुझा हुआ चूना हमें मिल जाता है। तो इसलिए हम इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में ये आप क्रियाकलाप कर सकते हो कि एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना ले लिया और उसमें हमने पानी मिलाया धीरे धीरे, तो हम देखते हैं कि अगर बीकर को हाथ लगाएं या बर्तन को हाथ लगाएं जिसमें भी हमने चूने में पानी मिलाया तो वो गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब उसमें कोई परिवर्तन हुआ है, कोई नई चीज़ बनी है। तो वो नई चीज़ क्या बनी है? तो वो है, देखो, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और उसके साथ ऊष्मा पैदा होती है, गर्मी भी पैदा होती है। तो इसलिए कभी भी आपने जब चूने में पानी मिलाते हो तो उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हाथ आपका जल सकता है, बहुत गर्म हो जाता है वो। तो डंडे के साथ ही उसको हिलाते हैं। जब भी सफेदी करते हैं, चूने की सफेदी करने के लिए चूने में पानी मिलाते हैं तो उसको डंडे के साथ मिक्स किया जाता है, इसलिए क्योंकि वो गर्म हो जाता है। और उसकी रासायनिक अभिक्रिया आप ये लिखोगे, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। CaO का मतलब क्या होता है? कैल्शियम। Ca का मतलब कैल्शियम, O का मतलब ऑक्सीजन। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और उसमें हमने H2O का मतलब पानी मिलाया। ठीक है, तो ये बिना बुझा हुआ चूना जो पैकेट में बंद आता है वो बिना बुझा हुआ चूना होता है। उसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO और उसको H2O के साथ हमने मिला दिया, पानी का सूत्र होता है H2O। तो हमारे पास बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, CaOH ब्रैकेट में रहेगा और बाहर 2, तो इसे पढ़ेंगे हम CaOH ट्वाइस। Ca कैल्शियम, OH हाइड्रोक्साइड और ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होगा और इसे बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो आपके पास कई बार पूछ लेते हैं बुझे हुए चूने का सूत्र बताएं, तो आप CaOH ट्वाइस लिखेंगे और इसके साथ ही ऊष्मा भी, गर्मी भी पैदा होती है, तो ये अभिक्रिया हो जाती है। अब इसमें देखो, आपने मिलाए तो 2 चीज़ें हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, 2 चीज़ें मिलाई आपने और आपके पास एक चीज़ बनी है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो
इसमें ये दोनों चीजें आपस में मिलके एक चीज बना रही है, एक उत्पाद बना रही है। तो ये दोनों अभिकारक हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक नया उत्पाद बनाए उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाए तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप प्रश्न जब लिखोगे अभिक्रिया के प्रकार, तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया लिखेंगे और फिर संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा आप ये लिखोगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाए उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और उसके बाद ये लिखोगे आप, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और उसके बाद आपने ये अभिक्रिया भी लिखनी है और इनके नाम भी लिखने होते हैं। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास, तो अब ये प्रश्न आ जाता है कई बार कि जब चूना दीवारों पे सफेदी करते हैं चूने के साथ, तो चूना करने के बाद 2-3 दिन के बाद दीवारों पे सफेदी पूरी तरह से चमकती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ धीमी गति से कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। ठीक है। तो जो हमने चूना दीवारों पे कर दिया वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो दीवारों के संपर्क में आएगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 गैस मिलके, जैसे आपके पास नीचे है ये, तो ये तो दीवारों पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने सफेदी कर दी और ये वातावरण से CO2 गैस उसको मिल गई। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और जिसकी वजह से दीवारों पे सफेदी आ जाती है अच्छी तरह से। तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बन जाती है जिससे सफेदी करने के 2 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जिससे दीवारों पर चमक आ जाती है। तो और यही सूत्र जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर का जो पत्थर होता है उसका भी यही, चूने का पत्थर बोलते हैं जिसे, उसका सूत्र भी यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों। तो प्रश्न आ जाता है कि दीवारें सफ़ेद क्यों हो जाती है सफेदी के बाद 2-3 दिन बाद सफ़ेद क्यों होती हैं? तो आपने लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होने के कारण। तो ये भी आपने लिखना है। एक और संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है कोयले का दहन। कोयले का मतलब है सी जो होता है कार्बन, कार्बन का मतलब कोयला है ये, और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाया जाता है तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो देखो इसमें 2 अभिकारक हैं और एक अभी उत्पाद बना है, तो ये संयोजन अभिक्रिया होगी। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपने 2-3 एग्जाम्पल भी याद करने होते हैं। तो ये भी आपके पास है, जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलते हैं तो वाटर H2O का निर्माण होता है, पानी बनता है। ठीक है। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोजन करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब आपने जो क्रियाकलाप है चूने में पानी मिलाने वाला क्रियाकलाप किया, उसके अंदर क्या होगा जब हम वो क्रियाकलाप करते हैं तो आपने देखा गर्मी पैदा होती है। ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न आता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, और एक ऊष्मा शोषी होता है, वो आगे आएगा। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया, इसका उत्तर आप लिखोगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है
उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का मतलब गर्मी, क्षेपी का मतलब बाहर निकले। तो जिस अभिक्रिया के होने के बाद ऊष्मा पैदा हो, यानी इस साइड ऊर्जा बननी चाहिए, ये जैसे ऊर्जा है ना यहाँ पे लिखी, तो ये ऊष्मा या ऊर्जा यहाँ आनी चाहिए, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे चूने के अंदर पानी मिलाया और वो चूना गर्म हो गया, हमने गर्म नहीं किया, अपने आप ही गर्म हो जाता है वो, तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। या जब हम रोटी खाते हैं, खाने के बाद जब वो पाचन होता है उसका, तो हमारे को पसीना आ जाता है, गर्मी पैदा होती है हमारे शरीर में, तो वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। या जो प्राकृतिक गैस जलती है, प्राकृतिक गैस में जब मीथेन और ऑक्सीजन, यानी मीथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी तो CO2 गैस बनता है, पानी बनता है और उस ऊर्जा बनती है, यानी गर्मी पैदा होती है जब गैस जलती है, तो वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा पैदा होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी तीर के इधर इस साइड अगर ऊर्जा या ऊष्मा लिखा हुआ है तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और अगर जिसमें ऊष्मा तीर से पहले या तीर के ऊपर यहाँ पे लिख लेते हैं गर्म किया या गर्मी दी, तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी उस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें गर्मी देनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है आपके पास अगला क्वेश्चन आ जाएगा, आगे चलते हैं हम। तो ऐसे ही हमारे पास ये ग्लूकोज वाली अभिक्रिया है। ये होता है ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 बोलते हैं इसे ग्लूकोज, याद कर लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये सूत्र आपसे पूछे जाते हैं अलग से। तो ग्लूकोज का सूत्र आता है C6H12O6, ऐसे पढ़ते हैं ऐसे, और A का मतलब एक्वस, यानी इसमें पानी है थोड़ा, और O2 एक्वस, ऑक्सीजन भी और नमी वाली ऑक्सीजन है ये। तो जब ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज का मतलब जो हम भोजन खाते हैं उससे हमें ग्लूकोज मिल जाता है। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं सांस के द्वारा, तो ऑक्सीजन उसमें मिलके जो सांस के द्वारा हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देते हैं, और पानी जो है H2O पर बनता है, जो पसीने के रूप में या टॉयलेट के रूप में शरीर से बाहर चला जाता है, और इससे ऊष्मा ऊर्जा भी मिलती है जिससे हम हमारा शरीर कार्य करता है। तो ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, और जब साग सब्जियां वनस्पति वगैरह विघटित होती हैं, आपने देखा होगा जब कुर्डी के ऊपर खाद बनता है, तो वो जब खाद को खोदते हैं तो वो गर्मी निकलती है उसके अंदर से, तो वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि कूड़ा करकट आदि गल सड़ के जब खाद बनती है तो ऊष्मा पैदा होती है, उसे भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपने अलग से लिख लेनी है। ठीक है बच्चों, फिर ऊष्मा के रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे, तो पहली संयोजन अभिक्रिया हो चुकी है, तो दूसरी अभिक्रिया आएगी आपके पास विघटन अभिक्रिया, विघटन या अपघटन। तो विघटन अभिक्रिया हम किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तो अभिकारक हो और एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए। अभिकारक एक होना चाहिए, अब तीर से पहले एक चीज होनी चाहिए और तीर के दूसरी तरफ दो या दो से अधिक चीजें होनी चाहिए। जैसे आपके पास ये है फेरस सल्फेट, FeSO4 फेरस सल्फेट बोलते हैं इसे। तो जब हम इसे गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तो ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में टूट जाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है और SO3 गैस बनती है। अब ये देखो, इसमें इधर अभिकारक तो एक है लेकिन उत्पाद दो या दो से अधिक हैं, तीन हैं, तो ये विघटन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है या अपघटन अभिक्रिया है, जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक हो, तीर से पहले एक अभिकारक हो और तीर के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद हों, उसे वियोजन या विघटन अभिक्रिया कहते हैं।
अब देखो इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें गर्म करना पड़ा है, ऊष्मा देनी पड़ी है। तो जिस अभिक्रिया को हमें ऊष्मा देनी पड़ती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, और जिसमें ऊष्मा इधर आती है तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा देखो क्या होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है जिससे इसका रंग बदल जाता है और फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया आपने यहाँ से आंसर लिख लेना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए। फिर उसके बाद आपके पास है ऐसे ही अभिक्रिया दूसरी एक और उदाहरण है। ये चूने का पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट, या अगर हम इसको गर्म करें, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करें तो कैल्शियम ऑक्साइड चूना हमें मिलेगा, बुझा हुआ बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो देखो इसमें एक अभिकारक है कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर एक है, और जब इसको गर्म किया तो दो चीजें हमें मिल गई, दो उत्पाद मिल गए। तो ये भी वियोजन अभिक्रिया है। तो वियोजन अभिक्रिया के आपने दो उदाहरण ऐसे लिख लेने हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही ये अभिक्रिया है जैसे चित्र में कर रहे हैं। तो इसमें लेड नाइट्रेट लिया, इसको गर्म किया तो हमारे पास PbNO3 यह अभिक्रिया है। जैसे जब लेड नाइट्रेट को PbNO3 होता है, लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, जब हम उसको गर्म करते हैं तो PbO लेड ऑक्साइड बनता है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ये भी वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, तो जब भी आप अभिक्रिया भी याद करोगे तो उसके साथ आपने समीकरण भी एक या दो जरूर याद करनी है। फिर उसके बाद ये क्रियाकलाप है जल का विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हमने पानी में से जब विद्युत धारा गुजारते हैं तो जल में एक तरफ ऑक्सीजन बनती है और एक तरफ हाइड्रोजन बनती है, तो इसे हम जल का अपघटन कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्रियाकलाप को आप कर सकते हैं या इसको अलग से करा देंगे, उसकी वीडियो अलग से आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, ऐसे ही जब हम सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग हो जाता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में अगर हम सिल्वर क्लोराइड को रखें तो वो उसका रंग बदल जाता है। तो प्रकाश में उपस्थित सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन होता है। यानी जो फोटोग्राफी, जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी करते थे पहले, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स बनाते थे, तो वो इसी अभिक्रिया के द्वारा करते हैं। तो जब AgCl को हम धूप में रखते हैं सूर्य के प्रकाश में तो Ag और क्लोरीन गैस अलग हो जाते हैं, तो ये भी वियोजन अभिक्रिया है। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम धूप में रखते हैं तो सिल्वर Ag अलग हो जाता है, सिल्वर बोलते हैं, ऐसे चांदी का सूत्र होता है ये, और Br2 गैस अलग हो जाती है, ब्रोमीन गैस होती है। तो इसका उपयोग जो है हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो अगर आपके पास प्रश्न आ जाता है कि श्याम श्वेत यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ बनाने में किस क्रिया का उपयोग किया जाता है, तो आपने इन दोनों का करना है। ये दोनों अभिक्रियाएं जो हैं फोटोग्राफी बनाने में इनका उपयोग होता है। तो हमने देखा इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए या तो उनको ऊष्मा देनी पड़ती है या प्रकाश या गर्म करना पड़ता है या विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं को कराने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, चाहे वो धूप देनी पड़ रही, चाहे गर्म करनी पड़ रही, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया
कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपने अलग से याद कर लेनी है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये भी प्रश्न अलग से आता है। तो जहां भी ये प्रश्न आएगा तो आपने इनके उत्तर ऐसे लिख लेने हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आपके पास ये प्रश्न आता है, एक्स कोई पदार्थ है, सफेदी करने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो अभी आपके पास ऊपर प्रश्न आया, ये समझाया मैंने कि सफेदी हम किस से करते हैं। तो उस पदार्थ का नाम और उसका सूत्र लिखना है, और उसके ऊपर लिखे एक्स को जल से क्रिया करके क्या होगा। तो इसका सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जो ऊपर मैंने अभी वीडियो में बताया था, वो वहां से आपने समझ लेना है दोबारा से। तो इसका सूत्र है CaO और इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। और जब हम उसको पानी में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उससे हम सफेदी करते हैं। ठीक है, और एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है। तो जो ऊपर क्रियाकलाप किया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो ये अलग से कराऊंगा मैं। ठीक है बच्चों, फिर आगे है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, विस्थापन और एक द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। तो अभिक्रियाओं के सभी के प्रकार है ये। तो विस्थापन अभिक्रिया के लिए ये क्रियाकलाप हो जाता है। इसमें क्या होता है, ये कॉपर सल्फेट होता है, परख नली में हमने कॉपर सल्फेट लिया, ये ब्लू कलर का है जो कॉपर सल्फेट है, और इसके अंदर हमने क्या किया, 2 किल्ले टांग दी कुछ समय के लिए, यानी 1 या 2 दिन के लिए ये धागे से साथ बांध के टांगनी पड़ती है। तो इन किलों के ऊपर तांबा जम जाता है कुछ समय, 1 या 2 दिन के बाद, क्योंकि ये धीमी अभिक्रिया होती है। तो इसका क्या कारण है, जो ये नीले रंग का कॉपर सल्फेट है ना, इसके अंदर कॉपर होता है, तांबा होता है। तो वो तांबा धीरे धीरे लोहे के ऊपर आके चिपक जाता है। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, जो कॉपर यहाँ था कॉपर सल्फेट के अंदर था पहले वो, और फिर वो लोहे के साथ चिपक गया, तो उसका विस्थापन हो गया। विस्थापन का मतलब, जैसे एक बच्चा एक बेंच पे बैठा है पहले, ठीक है, और दूसरे बेंच पे एक बच्चा अकेला बैठा है, और एक बेंच पे 2 बच्चे बैठे हैं। तो दो बच्चे एक बेंच पे बैठे हैं ना, तो उनमें से एक बच्चा उठ के दूसरे बेंच पे चला जाता है जहाँ पे अकेला बच्चा बैठा है। तो उस तरह से उस बच्चे का विस्थापन हो जाता है। उसी प्रकार अभिक्रियाओं में भी विस्थापन होता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपके पास ये देखो, तो जो कील हमने कॉपर सल्फेट में डालते हैं वो इस तरह से कॉपर उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो इस तरह से कॉपर का विस्थापन हो जाता है। ठीक है, तो लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया, और कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग लीला या मलिन पड़ जाता है। तो इसका क्या कारण है, तो ये अभिक्रिया है, देखो बच्चों, FeSO4, यानी Fe तो जो होता है लोहे की कील है ये, और कॉपर सल्फेट का मतलब जो अभी सॉल्यूशन था, विलयन था नीले रंग का, वो कॉपर सल्फेट था। तो जब उसमें हमने लोहे की कील टांग दी, तो जो ये कॉपर है ना Cu, ये कॉपर यहाँ से चला के Fe लोहे के पास चला जाता है। तो ये देखो, सॉरी, ये जो है SO4 है ना, जो SO4 जो है Fe के पास चला जाता है, किसके पास, Fe यानी लोहे के पास। तो FeSO4 बन जाता है और कॉपर अकेला अलग रह जाता है। तो इस तरह से इस अभिक्रिया में लोहा जो है दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है या हटा देता है। तो देखो, इस अभिक्रिया में पहले SO4 जो था कॉपर के बेंच पे बैठा था, फिर SO4 और कॉपर के, अब जब Fe क्लास में आ गया तो कॉपर सल्फेट को जो Fe पसंद आ गया ज़्यादा कॉपर से भी, तो SO4 जो है Fe के पास बैठने लग गया। तो Fe और SO4 जो है इकट्ठे हो गए, यानी लोहे ने सल्फेट को SO4 को विस्थापित कर दिया और कॉपर अकेला रह गया। तो इस अभिक्रिया को हम कॉपर सल्फेट
या विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसने में लोहे ने दूसरे तत्व के कॉपर सल्फेट के विलयन को विस्थापित कर दिया या हटा दिया, तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसे ही और अभिक्रियाएं हैं, इनके उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे आपके पास जिंक है Zn और कॉपर सल्फेट है, तो जब कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक हम डाल देते हैं तो जिंक सल्फेट आ जाता है, सल्फेट जिंक के पास चला जाएगा और कॉपर फिर अकेला रह जाता है। ऐसे ही Pb जिंक कॉपर को अलग कर देता है क्लोरीन से। तो ये सभी विस्थापन अभिक्रियाएं हैं। फिर द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इसमें दो विस्थापन होते हैं। कितने? दो विस्थापन होंगे। जैसे एक बच्चा उठ के दूसरे बेंच पे चला जाता है और दूसरे बेंच वाला उठ के पहले बेंच पे आ जाता है, तो इस तरह से उनकी अदला बदली हो जाती है, तो उसे द्विविस्थापन। दो विस्थापन होते हैं इसमें। द्वि का मतलब दो, विस्थापन का मतलब स्थान बदले अगर दो। तो इसमें आपके पास अभिक्रिया है ये। तो श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय होता है, और अविलेय पदार्थ जो है अवक्षेप कहलाते हैं। ठीक है, तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनते हैं उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये भी एक अभिक्रिया का प्रकार है भाई। ऐसी अभिक्रिया, कुछ अभिक्रियाओं में जो है अघुलनशील यानी बिना घुलने वाला सफेद पदार्थ का निर्माण होता है, और जो सफेद पदार्थ बनता है ना अभिक्रिया के दौरान, जो घुलता नहीं है, तो उसे हम अवक्षेप कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने ये अभिक्रिया भी लिख लेनी है अपनी कॉपी में। तो ये देखो यहाँ पे Na2SO4, अब सोडियम है Na2 और SO4 सल्फेट है, तो यहाँ देखो सल्फेट जो है Na के साथ है और क्लोरीन जो है Ba के साथ है। बेरियम क्लोराइड बोलते हैं इसे, Ba बेरियम Cl क्लोराइड। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा? क्लोरीन तो यहाँ चली जाएगी, क्लोरीन तो Na के साथ चली जाएगी और SO4 Ba के साथ, तो BaSO4 बन जाएगा। देखो Ba के साथ SO4 लग गया और Na के साथ क्लोरीन, तो NaCl बन गया। तो इसमें दो बार विस्थापन हो गया। एक तो सल्फेट SO4 Ba के साथ चला गया और क्लोरीन चली गई Na के पास, तो दो विस्थापन हो गए जाती है, जिसमें इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखो, तो इस अभिक्रिया में जो है BaSO4 जो है वो अब अवक्षेप बनता है भाई, ये घुलता नहीं है। तो इसमें सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है NaCl का, जो विलयन में रह जाती है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, फिर आपके पास आता है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है ये भी समझ लेते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पे कॉपर है अकेला और यहाँ ऑक्सीजन है, तो जब कॉपर में ऑक्सीजन मिल गई तो ये कॉपर ऑक्साइड बन गया CuO। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ? ऑक्सीजन इसमें जुड़ गई, यानी कॉपर के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। ठीक है, और दूसरी अभिक्रिया देखो, इस अभिक्रिया में देखो कॉपर ऑक्साइड है, पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगी हुई है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया होती है तो कॉपर से तो ऑक्सीजन हट गया, यानी कॉपर में ऑक्सीजन की कमी होगी, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लग गया तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। पहले हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, अब हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है, इसका मतलब ऑक्सीजन के पास वृद्धि हो गई और कॉपर पे ऑक्सीजन की कमी हुई। तो इस अभिक्रिया में
जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। और जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन कहते हैं। यानी जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हम कहते हैं कि क्या हुआ है, उपचयन। क्या हुआ है, उपचयन। यानी जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो आगे, जैसे यहाँ कॉपर में पहली अभिक्रिया में क्या है, कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो हम कहेंगे कॉपर का उपचयन हो रहा है। ठीक है। और लेकिन इसमें कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन थी और इसमें ऑक्सीजन नहीं रही तो इसमें कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हुई तो हम कहेंगे कॉपर का अपचयन। ये दूसरी अभिक्रिया में कॉपर का अपचयन हो रहा है। ठीक है। तो दूसरी अभिक्रिया में क्या हो गया, कॉपर का अपचयन। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास, फिर है उपचयन और अपचयन। समझ में आ गया होगा। तो उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जैसे हम कहेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन की में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसमें इधर ऑक्सीजन नहीं है तो इधर है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है इस अभिक्रिया में और कॉपर का अपचयन हो रहा है, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन पहले थी लेकिन अब नहीं है तो कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हुई है तो उसे हम अपचयन कहते हैं। तो जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, ह्रास का मतलब कमी होती है, तो उसे अपचयन कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न में आते हैं पेपर में। ठीक है। और जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं इकट्ठी होती हैं तो उसे हम उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। रेडॉक्स या उपचयन और अपचयन जब किसी अभिक्रिया में इकट्ठे होते हैं, जैसे ये अभिक्रिया, इसमें जो है हाइड्रोजन में देखो आपके पास क्या है, तो हाइड्रोजन में क्या है, देखो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। पहले हाइड्रोजन के पास यहाँ ऑक्सीजन नहीं है लेकिन इधर है तो हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। और कॉपर में यहाँ ऑक्सीजन है लेकिन बाद में नहीं है तो इसका अपचयन हो रहा है। तो इस पूरी अभिक्रिया में जो है उपचयन और अपचयन दोनों चीजें इकट्ठी हो रही हैं तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का ये भी उदाहरण है, देखो इसमें जिंक में ऑक्सीजन है, यहाँ जिंक में ऑक्सीजन नहीं है तो इसका मतलब जिंक में अपचयन हो रहा है और कॉपर में ऑक्सीजन यहाँ नहीं है और दूसरी तरफ है तो कॉपर का उपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार से इस दोनों में रेडॉक्स अभिक्रिया है ये। ठीक है बच्चों। तो अभिक्रियाओं में पूछते हैं, अभिक्रिया दे देते हैं आपको और पूछते हैं किस में उपचयन हो रहा है, किस में अपचयन हो रहा है। तो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, जिसके साथ पहले ऑक्सीजन नहीं है बाद में है तो उसमें उपचयन होता है। जिसमें पहले ऑक्सीजन है और बाद में नहीं है तो वो अपचयन होता है। ठीक है बच्चों। तो ये आपने याद रखना है। फिर ये भी आपने लिख लेनी है कॉपी में, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया और उपापचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो फिर जो सही है, जैसे जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो। ठीक है। हम दो तरीके से देख सकते हैं, उपचयन या अपचयन। अब जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो तो उसे हम बोलते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं कि उसमें पदार्थ का अपचयन हो रहा है। और जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन वृद्धि हो तो उसे तो अपचयन कहेंगे। और जिस अभिक्रिया में उपचयन होता है तब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी। ठीक है। तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो तो उपचयन है, और जब ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो उसे हम अपचयन कहते हैं। तो ये आपने
कर लेना। फिर आता है प्रश्न संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण होता है भाई, संक्षारण होता है लोहे को जंग लगना, यानी किसी भी धातु को जब जंग लग जाता है, जैसे लोहे से बनी वस्तुएं, नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ दिन जब वो बाहर पड़ी रहती हैं तो उनके ऊपर भूरे रंग की एक परत आ जाती है और इसे जंग लगना कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ और है, जैसे चांदी है, चांदी काफ़ी समय से, लंबी समय से ऐसी पड़ी रहे तो चांदी या तांबे पर पड़ने वाली परतें हैं, जो चांदी काली हो जाती है और तांबा जो है वो हरे रंग का हो जाता है, तो वो उनके क्या है, जंग लगने की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। तो चांदी के इसे क्या कहते हैं? संक्षारण। तो चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत आ जाती है तो इसे संक्षारण कहते हैं, और लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत आती है। ठीक है, तो संक्षारण से बचाने के लिए हम, जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? जो लोहे से बनी धातुएं हैं वो गंभीर समस्या है, और उसको बचाने के लिए उनके ऊपर हम पेंट करते हैं, तेल लगाते हैं, एनिमल की परत चढ़ाते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी हम उपयोग है हमारे पास। फिर है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है? जो वसायुक्त और तेलीय पदार्थों से बने हुई चीजें होती हैं, जो तले हुए पदार्थ होते हैं खाने के, जैसे चिप्स हो गए, कुरकुरे हैं, पकोड़े हैं, समोसे हैं, तो इस तरह से जो पैकेट बंद आता है ना, तो जब तक तो वो पैकेट में बंद है, नमकीन है जैसे, तब तक तो उनका स्वाद बिल्कुल एन फ्रेश रहता है, वैसा ही रहता है, लेकिन जब वो पैकेट खुल जाता है तो उनमें ऑक्सीजन आ जाती है, ऑक्सीजन के संपर्क में वो आ जाते हैं तो उनका स्वाद खराब हो जाता है। तो उपचयित होने पर तेल और वसा जो है विकृत गंधी हो जाते हैं, उनका स्वाद और गंध बदल जाते हैं। तो तेलीय और वसा युक्त खाने की सामग्री के उपचयन को रोकने के लिए उसमें वायुरोधी बर्तनों में उसे रखा जाता है ताकि उसको ऑक्सीजन ना मिल सके। ठीक है, और जो चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैलियाँ होती है ना, उसमें से ऑक्सीजन तो हम बाहर निकाल देते हैं, उसमें हाइड्रोजन गैस भर देते हैं, तो जिससे जो है चिप्स वगैरह जो है काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं और ठीक रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो खाद्य सामग्री, तली हुई खाद्य सामग्री ऑक्सीजन की संपर्क में आती है, खुली आएगी तो उसका स्वाद खराब हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। और उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे? पैकेटों में उसको डालेंगे और उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे वो लंबे समय तक ठीक रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये लेसन पूरा हो चुका है। अगली वीडियो में मैं इसके अभ्यास के प्रश्न और पाठ्य पुस्तक के प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।